ठीक है, देखो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ये एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इस चैप्टर का जो भी कुछ आप पढ़ोगे ये पूरी फिजिक्स में हर जगह मतलब काम आने वाली चीज़ें हैं। ये चैप्टर आपको सीखना बड़ा इंपॉर्टेंट। इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़े हैं जैसे मोशन इन अ प्लेन, और उससे पहले मोशन इन 1D यानी मोशन इन 1D और मोशन इन 2D, उसकी भी प्रैक्टिस आपको भाई करनी पड़ेगी अच्छे से। मैं पहले सबसे पहले इसका बेसिक्स उठा लेता हूँ, क्योंकि हम बात कर रहे हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में सबसे पहले फोर्स की। और फोर्स में क्या सीखना पड़ेगा भाई हमें? फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर की स्केलर? वेक्टर क्वांटिटी है। तो थोड़ी सी बात चर्चा किसकी कर लेते हैं? वेक्टर की कर लेते हैं, बहुत थोड़ी सी चर्चा उसकी ले लेते हैं। जैसे कि मुझे आप ये बताइए कि अगर आपके पास दो फोर्स दिए हुए हैं, ये फोर्स F1 है, ये फोर्स आपका बेटा F2 है, और इनके बीच में कोई एंगल थीटा दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा? इसका रिजल्टेंट क्या होगा? ठीक है, तो आपसे मैं कहता हूं F1 प्लस F2, ये क्या होगा इसका? बोलो, F1 प्लस F2 क्या होगा? तो आप कहोगे जो इसका रिजल्टेंट होगा, जिसको आप F नेट के नाम से जानते होंगे, वो होगा अंडरूड में F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉज ऑफ थीटा। बोलो भाई, जब भी दो वेक्टर किसी एंगल थीटा पर होते हैं तो उनका ये रिजल्टेंट आपका आ जाता है। ठीक, इसी तरीके से अगर मैं इनका F1 माइनस F2 पूछूं तो क्या आएगा? बता सकते हो आप? F1 माइनस F2 पूछूं तो क्या आने वाला है? अंडरवुड में F1 स्क्वायर प्लस माइनस 2F1 F2 कॉस थीटा। ठीक है ना, एक बात। अगली बात यह है कि अगर F1 और F2 सेम मैग्नीट्यूड के हुए, कैसे मैग्नीट्यूड के? सेम। इफ F1 इज इक्वल टू F2, मैग्नीट्यूड वाइज कैसे हुए बेटा? ये सेम हुए। तो ये अभी मैंने मैग्नीट्यूड सेम कहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि डायरेक्शन सेम हो, जरूरी नहीं है डायरेक्शन सेम हो। मॉड लगाने का मतलब क्या है कि ओनली मैग्नीट्यूड सेम है, ओनली मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन की हम यहाँ बात नहीं कर रहे। तो अगर ये सेम है और उसके बाद ये किसी एंगल थीटा पर है, यानी ये भी F है, ये भी आपका F है, मैं इसको लिख देता हूँ, ये बराबर किसके हो जाएगा? F के हो जाएगा, और इसके बीच का एंगल थीटा है। अब आपसे कहता है कि F नेट बताओ, अब आपसे कहता है F नेट बताओ, यानी अब भी आपसे वो F1 प्लस F2 की बात कर रहा है। तो आप क्या आंसर लिखोगे? तो आप क्या आंसर लिखोगे बेटा? 2F कॉस थीटा बाई 2, 2F कॉस थीटा बाई 2। अगर ये दोनों कैसे हैं? सेम मैग्नीट्यूड के हैं। ये दोनों अगर सेम मैग्नीट्यूड के हैं तो आप लिखोगे 2F कॉस थीटा बाई 2। बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से अगर मैं F1 माइनस F2 पूछूं, F1 माइनस F2 पूछूं, ठीक है, F1 माइनस F2 पूछूं तो मुझे क्या आंसर मिलने वाला है? बताइए। F1 माइनस F2 पूछूं तो मुझे क्या आंसर मिलने वाला है? जल्दी बोलो। F1 माइनस F2 में क्या आंसर मिलेगा? जी, आंसर क्या आएगा? 2F साइन थीटा बाई 2, 2F साइन थीटा बाई 2। अभी मैं अगर इसके रिजल्टेंट की बात करूं, ठीक है, तो रिजल्टेंट क्या होगा? F1 प्लस F2 में इसका रिजल्टेंट किधर आएगा? आप एक क्या बना लो? पैरेललोग्राम, और उसका डायगोनली क्या होगा? F नेट होगा। F नेट मतलब किसका? इसका। इसका रिजल्टेंट ये होगा, और इसका रिजल्टेंट किधर होगा? F1 माइनस F2 का रिजल्टेंट किधर होगा? इधर बना लेता हूं मैं। मान लो मेरे पास ये दोनों ही वेक्टर थे ऐसे, ये मेरे पास F1 था, बोलो, ये मेरे पास F2 था, और मुझसे आप कहते हो कि F1 माइनस F2 बताओ, F1 माइनस F2 बताओ इसका रिजल्टेंट किधर होगा? मैग्नीट्यूड तो की बात हमने कर ली, ये आ गया मैग्नीट्यूड का, ये अगर दोनों सेम है मैग्नीट्यूड वाइज तो ये आ गया रिजल्टेंट, रिजल्टेंट। ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूं कि इनका रिजल्टेंट किधर आएगा? F1 माइनस F2 का, तो आप क्या करोगे भाई? जल्दी बताओ फटाफट, किधर आएगा रिजल्टेंट? किसको उल्टा करेंगे? F2 को उल्टा कर देंगे। वेरी गुड, बढ़िया है आपके वेक्टर भैया, ठीक है। F2 को आप उल्टा कर दो, क्योंकि यहां पर आपने F2 को क्या कर रखा है? निगेटिव, तो ये F2 आ गया। अब इनके बीच में, ठीक है, ये जो होगा आपका रिजल्टेंट होगा, ठीक है, ये आपका क्या होने वाला है? इसका रिजल्टेंट, ये F नेट होगा इसका। बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से सेम इसी का होगा। ठीक है, तो अगर दो वेक्टर हैं, अगर दोनों के मैग्नीट्यूड अलग हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या आएगा? अंडर रूट में
F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। और अगर मैग्नीट्यूड अलग है, किसी एंगल पर रखे हैं, तो F1 माइनस F2 कितना आएगा, अंडर रूट में F1 स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर माइनस 2F1 F2 cos थीटा। अगर दोनों सेम है मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है, तो क्या रिजल्टेंट आएगा 2F cos थीटा बाई 2। अगर इनका ऐड करोगे और इनका चेंज लोगे तो कितना आएगा बेटे 2F sin थीटा बाई 2। ये खाली फोर्स में ही नहीं लगने हैं, जितने भी वेक्टर हैं सब में ये सब रिजल्ट आपके वैलिड है। जितने भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं, जैसे कि वेलोसिटी, सेम रिजल्टेंट आ जाएगा। बोलो, वेलोसिटी लोगे सेम रिजल्टेंट आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट लोगे सेम रिजल्टेंट आ जाएगा। ठीक, ओके। इसके बाद हम बात करते हैं कंपोनेंट की, क्योंकि हमें यहाँ पर कंपोनेंट बहुत ज़रूरी है तोड़ने। तो कंपोनेंट की बात करते हैं। कंपोनेंट, ठीक है, जैसे कि बहुत ध्यान से सुनेंगे, हर एक बच्चा इसको बहुत ध्यान से देखेगा। अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो इसको बहुत ध्यान से देखोगे। मान लीजिए आपका F1 लिखा हुआ है या आपका F2 लिखा हुआ है, ये एंगल आपका कितना है भैया, थीटा है। तो मैं कहता हूँ F1 का, सॉरी F2 का F1 पे कितना प्रोजेक्शन होगा। तो आपने क्या करना है, टुकड़े करने हैं किसके, F2 के। तो एक F2 का टुकड़ा जो कि cos थीटा के ऊपर आके गिरेगा, यानी cos थीटा पे ही गिरेगा आकर, ठीक है ना, यानी जो F1 पे आके गिरेगा तो cos थीटा के साथ बनाएगा वो F2 cos थीटा, और F2 cos थीटा के और F2 cos थीटा के परपेंडिकुलर F1 sin थीटा होगा। F2 cos थीटा के परपेंडिकुलर क्या होगा, F1 sin थीटा होगा। ठीक है, अगला नंबर 1, नंबर 2। मान लीजिए दो वेक्टर इस तरीके से हैं, इस तरीके से हैं, ये आपका F1 आ गया, ये आपका F2 आ गया, और ये कितना एंगल आ गया भैया, थीटा। ठीक है, थीटा आ गया। मुझसे कह रहा है कि F1 के टुकड़े करके बताओ, F1 के टुकड़े करके बताओ, ठीक है ना, F1 का प्रोजेक्शन बताओ F2 पर। तो आप क्या करोगे, एक टुकड़ा तो इधर लेकर जाओगे, बोलो, तो वो कितना होगा F1, क्योंकि थीटा की उसमें जा रहा है साइड पर, तो F1 cos थीटा, और F1 cos थीटा का परपेंडिकुलर, मैं बार बार बोल रहा हूं F1 cos थीटा का परपेंडिकुलर, तो इसका परपेंडिकुलर कहीं यहां आएगा। F1 cos थीटा का परपेंडिकुलर क्या होगा, F1 sin थीटा। बोलो भाई, समझ में आ रहा है। तो cos थीटा और sin थीटा में कंपोनेंट आपको ब्रेक करने आनी चाहिए। एक मैं और आपको दे रहा हूं 3, जो आप अभी मुझे करके दिखाएंगे, ठीक है। मुझे F1 के टुकड़े करके दिखाइए, मुझे F1 के टुकड़े करके दिखाइए, कितना आएगा, F1 cos थीटा, और F2 cos थीटा किधर आएगा, इधर नीचे आएगा, इसके परपेंडिकुलर। अच्छा F1 है, F1 है, ठीक है। लो लो बेटा, ध्यान रखना जो भी रिजल्टेंट होगा वो दोनों कंपोनेंट के बीच में होगा। ऐसे समझो, गुलेल तो चलाइए बचपन में, तो ये रिजल्टेंट है, जो आपकी जाएगी ना वो निकल कर, जो पेबल जो आपने स्टोन ले रखा है जो बीच में निकल के जाएगा वो आपका क्या रिजल्टेंट है। तो सोचो, ये आपने गुलेल का पहला वो है ये स्ट्रिंग, ये दूसरी स्ट्रिंग आपने खींच रखी है, समझ में आ गया, ऐसे करके खींच रखी है, तो जो रिजल्टेंट है वो किधर जाएगा, बीच में। तो दो कंपोनेंट के बीच में ही आपका रिजल्टेंट होगा। समझ में आ रही बात, ठीक है। इस तरीके से एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं यार इसके, ऐसी भी क्या बात है। ठीक है, ये आपका मान लो F1 है, ये आपका मान लो F2 है। आप मुझे F1 का प्रोजेक्शन बताइए F2 पर, जल्दी से निकाल कर, ठीक है। ये बहुत पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं भाई, F1 का प्रोजेक्शन बताइए F2 पर। F1 का बताना है, सॉरी F2 का बता दो, ठीक है, बता दो लेकिन यार, एक मिनट यार, खुद बता देते हैं बच्चे हमारे। बोलो,
आया नहीं आया भाई? इधर आएगा कितना, F2 cos थीटा, और इधर कितना आएगा, इसके परपेंडिकुलर। गलत हो गया, लगभग लगभग, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं, लेकिन हाँ F2 sin थीटा। सही है भाई। चलो अब आगे चलते हैं भाई, हमने इसका बेसिक चैप्टर का मेन बेसिक यही है, उसके अलावा जैसे जैसे धीरे धीरे चीज़ आती रहेंगी हम उसको करते रहेंगे। अब बात करते हैं मास की और वेट की। मास और वेट में बेटा क्या फ़र्क है, 9th क्लास का टॉपिक है, ठीक है। बोलो मास और वेट में क्या फ़र्क है? मास सेम रहता है और वेट बदल जाता है प्लेनेट टू प्लेनेट, ठीक है। जैसे मास ऑफ ए बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन इट, वो बस मैटर की क्वांटिटी है। ऐसा यूनिट इसकी बेटा कितनी होती है, केजी। ऐसा यूनिट इसकी केजी होती है। द मास ऑफ ए बॉडी विच डिटरमाइन इट्स इनर्शिया, यानी मास हमेशा ध्यान रखना एसोसिएटेड होता है किससे, इनर्शिया से। मास है तो इनर्शिया है, इनर्शिया मास की ही एक समझ लो फॉर्म होती है, ठीक है। तो मास है तो बेटा क्या है, इनर्शिया है, मास है तो इनर्शिया है। इन ट्रांसलेटरी मोशन इज कॉल्ड इनर्शियल मास, ठीक। फिर हम वेट की बात करते हैं। वेट क्या है, द वेट ऑफ ए बॉडी इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन द बॉडी टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, यानी जिस ताकत से धरती हमें अपनी तरफ खींचती है उसी को आप क्या बोलते हो, वेट बोलते हो। जिस ताकत से धरती हमें अपनी तरफ खींचती है उसको आप क्या बोलते हो, वेट बोलते हो, ठीक। जी इज द ग्रेविटी एट एनी प्लेस, देन वेट ऑफ द बॉडी एट दैट प्लेस क्या होता है, डब्ल्यू इजिकल टू एम इंटू जी। ये ध्यान रखेंगे, डब्ल्यू इजिकल टू बेटा एम जी हो जाता है, इसको आप वेट बोलते हो, ठीक। और ग्रेविटी क्योंकि प्लेनेट टू प्लेनेट चेंज हो जाती है, जैसे कि अर्थ की ग्रेविटी जी है और मून की ग्रेविटी कितनी है, जी बाई 6, तो वहाँ पर वेट भी आपका 1/6 कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा मून पर, ठीक है। कोई अर्थ से ज़्यादा भारी प्लेनेट होगा तो उसकी ग्रेविटी ज़्यादा होगी, उसकी ग्रेविटी ज़्यादा होगी तो वहाँ पर आपका वेट भी ज़्यादा होगा, ठीक है। वेट ज़्यादा होगा बट मास सेम रहेगा, वेट ज़्यादा होगा, ठीक है। इनर्शिया क्या है भाई आपकी, इनर्शिया देखो सब चीज़ आपकी क्लास 9 में कुछ ना कुछ पढ़ लगी है, लेकिन हाँ भी मैं आपको काफ़ी कुछ करा ही रहा हूँ। इनर्शिया क्या है, इनर्शिया इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी। इनहेरेंट का मतलब क्या होता है, इनहेरेंट का मतलब क्या होता है, बोलो इनहेरेंट का मतलब क्या होता है, मतलब इनहेरेंट प्रॉपर्टीज का क्या मतलब होता है, जो उसके साथ मौजूद हो, जो उसके साथ मौजूद, जैसे कि मेरा पढ़ाना क्या इनहेरेंट है, मेरा पढ़ाना मेरा टीच करना इनहेरेंट है, नहीं यार, मैं इसके बिना भी काम चला सकता हूँ, ठीक है। बट मेरा खाना, मेरा सांस लेना, ये सब क्या है, इनहेरेंट है, ठीक है। जो हमारे जैसे, ठीक है, सर्कुलेशन होना ये इनहेरेंट है। तो इनहेरेंट प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, इनर्शिया इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रेजिस्ट टू चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, ठीक है, और यूनिफॉर्म मोशन। मतलब इनर्शिया आपकी वो प्रॉपर्टी है, इनर्शिया मास की वो प्रॉपर्टी है जो आपकी कोई बॉडी अगर रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहती है, वो रेजिस्ट करेगी मोशन में आने के लिए। कोई बॉडी अगर रेस्ट पर है तो वो रेजिस्ट का मतलब रोकेगी मोशन में आने के लिए, और अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है, ठीक है, तो वो मतलब रेजिस्ट करेगी अपने आप को नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आने के लिए, रेस्ट में आने के लिए। मतलब जो जैसा है वैसा ही रहने दो, जो जैसा है उसे वैसे ही रहने दो, ये कौन कहता है, इनर्शिया कहता है, ठीक है। जिस तरीके से हमने एग्जाम्पल 9th क्लास में पढ़ लगे हैं, हम बस में बैठते हैं, बस ब्रेक लगाती है हम आगे हो जाते हैं, ठीक है, वो किसकी वजह से होता है बेटा, इनर्शिया की ही वजह से होता है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो नीचे वाला पोर्शन है वो किससे एसोसिएटेड है, बस से या कार से, ठीक है, और ऊपर वाला पोर्शन हमारा मूवेबल है। तो जैसे ही बस हमारी रुकती है तो ये वाला पार्ट तो हमारा बस के साथ रुक जाता है, लेकिन आगे वाला पार्ट क्या कहता है, भाई मैं तो मोशन में हूँ, मैं क्यों रुकूँ, मैं तो मोशन में ही था ना, मैं क्यों रुकूँ, ठीक है। तो वो रेजिस्ट करता है किसको, मोशन को, मतलब रेस्ट मोशन से रेस्ट में आने के लिए। तो इन अब आपकी ये बॉडी 3 टाइप की होती है, जैसे सुन लो पहले, इनर्शिया इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रेजिस्ट चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। इट इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, ध्यान रखना, इनर्शिया आपकी कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। इट इज अ सेंसेशन, मास ऑफ अ बॉडी इज मेजर ऑफ इनर्शिया, ठीक है, मास ऑफ द बॉडी इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया। मतलब इनर्शिया को मेजर करने की कोई आपको कोई फॉर्मूला नहीं है, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो कैसे आप मेजर कर सकते हो, जिसका ज्यादा मास उसका ज्यादा इनर्शिया, जिसका ज्यादा मास उसका ज्यादा इनर्शिया। आ रही बात समझ में, ठीक है। इफ अ बॉडी हैज लार्जर मास मोर इनर्शिया। अब ये 3 टाइप के बेटा इनर्शिया होते हैं, कौन कौन से, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है, द टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू रिमेन इन इट्स पोजिशन ऑफ रेस्ट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मतलब कोई बॉडी अगर रेस्ट पर है तो वो चाहती है कि मैं रेस्ट पर ही रहूं, इसको आप बोलते हो इनर्शिया ऑफ रेस्ट,
ठीक है। inertia of motion, the tendency of body to remain in its state of uniform motion along a straight line is called inertia of motion. कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो चाहती है मैं यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट में रहूं, वो रेजिस्ट करेगी अपने आप को नॉन यूनिफॉर्म आने के लिए या फिर रेस्ट में आने के लिए क्या करेगी, रेजिस्ट करेगी। बात समझ में आ रहा है। इस तरीके से इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, द इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। मतलब क्या है बेटा इसका, मतलब कोई बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो वो नहीं चाहेगी अपनी डायरेक्शन को चेंज करना खुद से, और रेजिस्ट करेगी अपनी डायरेक्शन को, अगर उसको कोई चेंज करेगा तो रेजिस्ट करेगी। ठीक है, तो ये जो आपका इनर्शिया है ना, ये इसी से इंस्पायर्ड है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसी से इंस्पायर्ड है कौन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। वो भी कुछ कुछ ऐसी बातें कर रहा है। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं उसको भी। इसके अलावा हम बात करते हैं बेटा यहाँ पर लीनियर मोमेंटम की। मोमेंटम क्या है, मोमेंटम क्या है, क्या काम है इसका, क्यों इसको लेके आया गया है, बोलो बेटा मोमेंटम क्या है, फटाफट बताओ मोमेंटम क्या है, क्या करता है ये, बोलो कौन बताएगा, कोई तो बताओ यार, सब पढ़े लिखे बच्चे बैठे हैं। मोमेंटम क्या है और ये क्या बताता है, बोलो एनीवन। भाई ये तो सबको पता है, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, ये तो सभी को पता है। ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट ये है क्या, मास इनटू वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी सबको पता है कैसे क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो मोमेंटम आपकी वेक्टर भी क्वांटिटी। तो मोमेंटम बेटा करता क्या है, मीजर ऑफ मोशन, मेजरमेंट देता किसकी, ऑफ मोशन की, यानी मोशन को मेजर करने के लिए जो हमें टर्म चाहिए, जो क्वांटिटी चाहिए, वो क्या है, मोमेंटम है। जैसे हमने कहा मोशन को हम किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, जिसकी ज्यादा वेलोसिटी उसका ज्यादा मोशन, तो एक बोला नहीं जिसका ज्यादा मास उसका ज्यादा मोशन। ठीक है, तो फिर कहा कि नहीं नहीं भाई ऐसा है, जिसका मास ज्यादा जिसकी वेलोसिटी ज्यादा उसका मोशन ज्यादा, उसको मोमेंटम बोला। देखो यानी जिसका मास ज्यादा जिसकी वेलोसिटी ज्यादा उसका ज्यादा मोमेंटम, यानी उसका ज्यादा मोशन। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक, तो मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज द अमाउंट ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय द बॉडी, अमाउंट ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय द बॉडी। ठीक है, तो ध्यान रखना मेजर करता है किसको, मोशन को। इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द वेलोसिटी। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, यानी जो डायरेक्शन आपकी बेटा किसकी होगी, वेलोसिटी की होगी, वही डायरेक्शन आपकी मोमेंटम की होगी। ठीक है, क्योंकि मास तो आपका क्या है, स्केलर क्वांटिटी है ना, तो मोमेंटम की जो डायरेक्शन है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन पर डिपेंड करेगी। ठीक है, एसआई यूनिट इसकी क्या है बेटे, केजी मीटर पर सेकंड और न्यूटन सेकंड। तो भाई कैसे पता लगेगा मास, ये आपका मास को आप लिख सकते हो केजी, बोलो, और इसको क्या लिख सकते हो, मीटर पर सेकंड, तो इसकी यूनिट हो गई। डायमेंशन क्या होती है बेटा इसकी, मास की m और इसकी एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन, वेलोसिटी की एल टी माइनस वन होती है, ये डायमेंशन की यूनिट हो गई। और एक इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, न्यूटन सेकंड, न्यूटन सेकंड। इंपल्स क्या है, इंपल्स क्या है, आपने बड़ा फोर्स दिया है शॉर्ट टाइम के लिए, बड़ा फोर्स दिया है शॉर्ट टाइम के लिए, जैसे कि फुटबॉल रखी है, आपने किक मारी है जोर से, तो आपका और फुटबॉल का कांटेक्ट कितनी देर का रहा होगा, बोलो, बहुत थोड़े टाइम का रहा आपका और फुटबॉल का कांटेक्ट, यानी आपकी किक का और फुटबॉल का कांटेक्ट कितनी देर का रहा होगा, बहुत थोड़े टाइम का, मिली सेकंड का। ठीक है, लेकिन उससे आपने एक लार्ज फोर्स जनरेट किया है, उसी से आपने एक लार्ज फोर्स जनरेट किया है, जिसकी वजह से मोमेंटम में चेंज आ गया है। काय में चेंज आ गया बेटा, मोमेंटम में चेंज आ गया। मोमेंटम का मतलब पहले आपकी बॉडी रेस्ट पे थी और उसके बाद सडन आपने उसको एक बड़ा फोर्स देकर उसको वेलोसिटी दी है, उसको डायरेक्शन दी है। ठीक है, उसको एक्सेलरेशन जो भी कुछ दिया आपने, तो लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर ए शॉर्ट टाइम, समझ गए, लार्ज फोर्स अगर एक्ट हो रहा है शॉर्ट टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए, टू प्रोड्यूस फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम, टू प्रोड्यूस फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इंपल्सिव फोर्स। इसको आप क्या बोलते हो बेटा, इंपल्सिव फोर्स बोलते हो। ठीक है, व्हेन सच अ फोर्स एक्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द टाइम फॉर विच इट एक्ट इज कॉल्ड इंपल्सिव फोर्स। इंपल्सिव फोर्स मतलब इंपल्स या इंपल्सिव फोर्स, फोर्स इंटू बेटा क्या आता है, टाइम आता है, और ये बराबर भी हो जाता है किसके, चेंज इन मोमेंटम के, किसके बेटा, चेंज इन मोमेंटम के। अभी हम पहले कुछ क्वेश्चन भी करते हैं मोमेंटम के, चेंज इन मोमेंटम के, तो ये आपका फोर्स इंटू टाइम चेंज इन मोमेंटम के हो जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे, चेंज इन मोमेंटम के। और इसको डिनोट कैसे करते हो,
जे से। काय से डिनोट करोगे बेटा? जे से। इम्पल्स को, इम्पल्सिव फोर्स को आप काय से डिनोट करने वाले हो? जे से। और इसकी डायमेंशन वो कितनी होगी बताओ जल्दी से, डायमेंशन कितनी होगी इसकी, बोलो भाई। जितनी डायमेंशन आपकी मोमेंटम की होगी, क्योंकि ये बराबर है चेंज इन मोमेंटम के। मोमेंटम की या चेंज इन मोमेंटम की डायमेंशन सेम होती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखें। अब कुछ जरा पहले हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये तो मोमेंटम था, चेंज इन मोमेंटम क्या है ये समझते हैं पहले। चेंज इन मोमेंटम क्या है? मोमेंटम का चेंज मतलब डेल्टा पी। डेल्टा पी मतलब पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। क्या किया भैया? पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, ठीक है। अब मान लीजिए पी इनिशियल कैसे लिखोगे आप? उसके लिए मास तो सेम रहेगा लेकिन वेलोसिटी मुझे इनिशियल चाहिए होगी। और पी फाइनल कैसे लिखोगे? मास तो सेम रहेगा और मुझे वेलोसिटी फाइनल चाहिए होगी। तो अगर मैं अब यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम लिखता हूँ तो मैं लिखूंगा पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, मतलब कि एम वी फाइनल माइनस एम वी इनिशियल, जिससे मैं एम कॉमन लेकर वी फाइनल माइनस वी इनिशियल लिख सकता हूँ। ये मेरा क्या आ गया बेटा? चेंज इन मोमेंटम आ गया, मेरा चेंज इन मोमेंटम आ गया, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आएंगे इससे रिलेटेड? देखिए क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। नंबर एक, आपके पास एक बॉडी है जिसका मास 5 kg है। बॉडी है जिसका मास कितना है बेटा? 5 kg है। उसको आपने 2 मीटर पर सेकंड से, 2 मीटर पर सेकंड से वो इधर जा रही है। कुछ समय के बाद यही बॉडी, कुछ समय के बाद यही बॉडी 2 मीटर पर सेकंड से इस साइड में जाएगी। भाई पहले क्या था? इनिशियली बॉडी का मास 5 kg था, 2 मीटर पर सेकंड से वो इधर जा रही थी। फिर कुछ टाइम के बाद कुछ हुआ होगा इसमें, ठीक है, और उसकी डायरेक्शन को क्या हो गया? रिवर्स कर दिया गया, बट वेलोसिटी सेम रखी गई है। तो आपसे पूछता है कि चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? तो एक क्वेश्चन मैं करके दिखा रहा हूं पहले आपको। चेंज इन मोमेंटम बेटा कितना होगा? तो आप सबसे पहले लिखोगे कि इसका पी इनिशियल कितना होगा। तो आप कहोगे इनिशियली मास तो सेम ही रहने वाला है और वेलोसिटी इनिशियल, तो मास कितना है बेटा? 5, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 2। हमने कहा ठीक है। और एक बात ध्यान रखेंगे बेटा, साइन कन्वेंशन में अगर आप इधर जा रहे हो राइट साइड में तो हमारा साइन कन्वेंशन पॉजिटिव है, और अगर आप इधर जा रहे हो तो निगेटिव है। यानी इधर जाना निगेटिव, इधर जाना पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है? ठीक है। उसी तरीके से अब मैं इसका लिखता हूं पी फाइनल। फाइनली ये केस था, तो फाइनल में क्या हो रहा है? मास इंटू फाइनल वेलोसिटी। मास कितना है बेटा? 5, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है? -2। वेरी गुड, -2। 2 नहीं, -2, क्योंकि डायरेक्शन चेंज है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज है, और डायरेक्शन चेंज है तो आपने लिखा इसको कितना भैया? -10, और इसको लिखा आपने 10। अब मैं लगाता हूं चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम बोले तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। पी फाइनल कितना है? -10, और पी इनिशियल कितना है? 10। तो कितना है बेटा? 20 kg मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड। समझ में आई बात? बोलो भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा। मान लीजिए बॉडी थी आपकी 2 kg की, 4 मीटर पर सेकेंड से चल रही है। थोड़ी देर के बाद मुझे वही बॉडी थोड़ी देर के बाद वही बॉडी मुझे 8 मीटर पर सेकेंड से चलती हुई दिखाई दी। तो आपको मुझे चेंज इन मोमेंटम बताना है कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है कि मान लीजिए एक ब्लॉक है जो कि ठीक है 2 kg का ही है, और वो 3 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। कुछ हुआ ब्लॉक में, कुछ तो हुआ होगा जिसकी वजह से वही ब्लॉक इधर, यही ब्लॉक इधर मान लो 5 मीटर पर सेकेंड से चल पड़ा, ठीक है। तो आप मुझे चेंज इन मोमेंटम बताइए, ठीक है, ये होना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये है, आपसे कहता है कि आपसे कहता है कि मान लीजिए एक आपकी ये ब्लॉक ही है, इसका मास मान लीजिए 5 kg है, और ये 100 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। कुछ टाइम के बाद, कुछ समय के बाद यही ब्लॉक जो कि पहले ऐसे जा रहा था, अब इसकी डायरेक्शन ऐसे हो गई है और इसकी वैल्यू सेम है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो ये इसने एंगल मान लीजिए है 30 डिग्री ले लिया। 30 डिग्री आपने चेंज हो गया।
तो आप मुझे चेंज इन मोमेंटम बताइए। ये 3 क्वेश्चन हैं, 3 क्वेश्चन आपके चेंज इन मोमेंटम के हैं, ये आप अभी करेंगे। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो उतारना चालू करिए वहां से इसे। हाँ बेटा बताओ। हाँ बोलो। ठीक है। हाँ किस में? तो उससे क्या होता? अरे अरे कैसी बातें कर रही हो, कैसी बातें कर रही हो, कैसे आ जाएगा अलग? हाँ -2i कैप। आप एक काम करें, दोबारा से वेक्टर पढ़ के आए पहले, है ना? पहले दोबारा से वेक्टर पढ़ के आए, फिर ये क्वेश्चन पूछें। चलो बेटा उतारना चालू करो फटाफट। यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस बेटा कितना होता है? आई कैप। और यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, और यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस के कैप। फिर आपसे कहता है पी फाइनल बताओ कितना आएगा। तो पी फाइनल में आपका मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, मास आपका बेटा 2 है और फाइनल वेलोसिटी कितनी है बोलो? -8 है बेटा, 8 नहीं है, -8 है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और आई कैप है तो ये हो जाएगा -16 आई कैप। बोलो भाई सही है? अगर इतना आया है तो फॉर्मूला लगाइए, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। पी फाइनल कितना हुआ? पी फाइनल कितना हुआ? -16 आई कैप और -8 आई कैप। आई कैप है, दोनों आई कैप है। और जब दोनों आई कैप हैं तो आप इनको चुपचाप क्या कर दो, प्लस माइनस जो भी एल्जेब्रिक सम कर दो। तो कितना हो जाएगा? -24 आई कैप, -24 आई कैप। बस समझ गए? इसके अलावा अगला देखो, पी इनिशियल पहले निकालो। पी इनिशियल मास इंटू वेलोसिटी, इनिशियल वाली मास कितना है? ये देखते रहो इधर, मास कितना है? 2। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 3 आई कैप में। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 6 आई कैप। फिर मुझे चाहिए फाइनल, मुझे चाहिए फाइनल m इंटू वी फाइनल। m आपका 2 ही है, वी फाइनल कितना है? -5 जे कैप। वेरी गुड, -5 जे कैप। तो ये कितना हो गया? -10 जे कैप। तो चेंज इन मोमेंटम पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। देखो इनिशियली आप सारी चीज़ें लिखेंगे अगर आप प्रैक्टिस में नहीं हैं, ठीक है? और अगर आप प्रैक्टिस में हैं तो फिर पी फाइनल पी इनिशियल लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इस स्टेप को छोटा करें। तो पहले लिखेंगे ज़रूर पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो पी फाइनल है -10 जे कैप और -6 आई कैप। ठीक है, और अगर आप इसका मैग्नीट्यूड लेना चाहते हो तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कितना होता है भैया? अंडर में 10 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर बोले तो 100 प्लस 36 √136। √34 किसका आ रहा था? तुम्हारा ना? अच्छा सॉल्व करूं उससे? अच्छा ब्रेक किया होगा तुमने। ओके ओके ठीक है। तो फिलहाल ये आंसर आपका आ जाएगा चेंज इन मोमेंटम का। सबको समझ में आया भाई ये? ठीक है, जो एक्स में है उसको एक्स में, जो पॉजिटिव एक्स में है उसको पॉजिटिव, जो निगेटिव में निगेटिव, जो पॉजिटिव वाई में उसको पॉजिटिव वाई, जो निगेटिव वाई में निगेटिव वाई। ठीक है, इसके अलावा, इसके अलावा ये आ गया आपका, इसके अलावा ये आ गया आपका इनिशियली पी इनिशियल कितना है? पी इनिशियल कितना है बोलो भाई? 500 है। पी इनिशियल मतलब मास इंटू वी इनिशियल वेलोसिटी। तो मास है 5 इंटू 100, बोले तो 500 केजी मीटर पर सेकेंड। पी फाइनल कितना है? तो ये भी सर लग तो यही रहा है लेकिन कुछ गड़बड़ तो है, अभी देखते हैं, देखते रहेंगे भैया। 500 केजी मीटर पर सेकेंड। तो ये कुछ ऐसा हुआ कि एक वेक्टर तो है ऐसा,
यानी पी इनिशियल है जो कि मुझे दिखाई दे रहा है कितना 500। फिर एक आपका ऐसे दे रखा है पी फाइनल जो कि 500 है, ठीक है, और इनके बीच में एंगल कितना है भैया 30, इसे 60 ले लो, सही कह रहे हो 60 से कर लो, ठीक है बेटा 60 से कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आ तो जाएगा उससे भी आंसर, बट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो याद करो अब मुझे क्योंकि क्या चाहिए, चेंज इन मोमेंटम चाहिए, यानी पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, यानी दो वेक्टर का डिफरेंस, मुझे दो वेक्टर का डिफरेंस चाहिए, दो वेक्टर का डिफरेंस चाहिए। तो मुझे क्या लगा देना है भैया 2p साइन थीटा बाई 2। अभी तो बताया था जैसे ही मैंने स्टार्ट किया था लेक्चर, सबसे पहले यही बताया है, ठीक है, क्योंकि ये काम आने वाली चीज़ है। देखो दो वेक्टर का डिफरेंस अगर सेम मैग्नीट्यूड का होता है तो क्या बताते हो आप 2f साइन थीटा बाई 2। बात समझ में आ रही है? हमने कहा बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं बस। तो 2p, p कितना है भैया, दोनों क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है कोई सा भी रख दो, इंटू साइन 60 बाई 2, तो ये हो जाएगा 1000 इंटू साइन 31/2, ठीक है। मैग्नीट्यूड किधर, डायरेक्शन किधर आएगी इसकी, जल्दी बताओ डायरेक्शन किधर आएगी, बोलते क्यों नहीं, इनिशियल को चेंज करूं ना, ये आएगी, ठीक है। तो कहीं बीच में कहीं यहीं पर आकर आपका ये पी नेट आएगा, कुछ ऐसा करके, ठीक है, बहुत अच्छा नहीं बना हुआ हाँ, लेकिन ये कहीं बीच में आपको दिखाई देगा। समझ में आ गई बात, ठीक है, सबको क्लियर हो रहा है भाई। एक्स और वाई में आपको देखना पड़ेगा मोमेंटम हो, जितने भी वेक्टर हैं आपको उन्हें आई जे के से अगर डील कर लोगे तो वो इजी रहेंगे, ठीक है। इंपल्स भी यही है, अगर आपसे पूछता है इन सारे क्वेश्चन में इंपल्स बताओ, इन सारे क्वेश्चन में अगर आपसे क्या पूछता भाई इंपल्स बताओ, तो इंपल्स का भी आंसर यही आता, इंपल्स का भी आंसर क्या आता, यही आता ना, क्योंकि इंपल्स ही चेंज इन मोमेंटम है, इंपल्स ही चेंज इन मोमेंटम है, ठीक। अब देखो इंपल्स के आगे अगर हम बात करें, देखो 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 इधर देखो, व्हेन ए कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी। अब इंपल्स में आपकी दो चीज आती हैं, ये तो आप कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हो उस पर, या फिर आप वेरिएबल फोर्स लगा रहे हो। वेरिएबल मतलब जो फोर्स बदल जाए, कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट ही है, वो बदल नहीं रहा है। तो अगर कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हो आप, तो इंपल्स जो लिखोगे आप, तो लिखोगे फोर्स इनटू टाइम, और टाइम में अगर t1 से t2 आ रहा है तो t2 माइनस t1, बस ये आपका आंसर आ जाएगा। और अगर आपका वेरिएबल फोर्स लग रहा है तो ये आ जाएगा इंटीग्रल f डॉट डी टी, ठीक है, t1 से t2, इस तरीके से आप लिखोगे। ये वेरिएबल फोर्स के लिए है और ये आपके कांस्टेंट फोर्स के लिए है। बात समझ में आ रही है? ठीक, आगे चलते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कह रहा है न्यूटन, सर न्यूटन क्या कहते हैं हमसे, ठीक है ना, सर न्यूटन फर्स्ट लॉ में क्या कहते हैं, एवरीबॉडी रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज, ठीक है। मतलब कहने का यह है कि जो रेस्ट में है उसे वो रेस्ट में ही रहेगा, जो रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगा, और जो यूनिफॉर्म मोशन में है वो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। कब तक, कब तक, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, ठीक है। आप घर जाके बैठ जाओ, आपसे फिजिक्स नहीं आएगी जब तक आप एक्सटर्नली मेहनत ना करो, खुद से खुद पर फोर्स ना लगाओ, जब तक आपसे नहीं आएगी। थोड़ी यहाँ बैठे रहोगे आपसे चीज़ें खुद ब खुद आती चली जाएंगी, आपको समझने में मेहनत करनी पड़ेगी, घर पे जाके प्रैक्टिस में मेहनत करनी पड़ेगी। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यही कहता है, जो चीज़ रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगी, जो यूनिफॉर्म मोशन में है यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी। कब तक, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, ठीक है। और इसी को आप लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हो, क्योंकि इनर्शिया भी तो यही बात कह रहा था, ठीक है, वो रेजिस्ट करता है मोशन का, ठीक है। तो ये आपका न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आ जाता है। इसी तरीके से न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपसे क्या कहता है बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो बेटा वर्डिंग को यहीं से समझना स्टार्ट करो। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम मतलब क्या है, dp बाई डी टी, या डेल्टा, ऐसा कर सकते हो डेल्टा p बाई डेल्टा टी, ठीक है ना। तो इसको आप बोलते हो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो इसको आप अगर आपसे कहे रेट ऑफ चेंज इन एक्स, रेट ऑफ चेंज इन एक्स डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है ना, इस तरीके से। तो लिखा हुआ है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, बल्कि अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है ना, किसके इक्वल है,
applied net external force and the change take place in the direction of applied force. और जो चेंज होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स को अप्लाई किया है. बात समझ में आ रही है? क्या कहा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट अप्लाइड नेट एक्सटर्नल फोर्स. और जो डायरेक्शन है वो क्या होगी उसकी? भाई चेंज किस डायरेक्शन में आएगा? जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स को अप्लाई किया है, जिस डायरेक्शन आपने फोर्स को अप्लाई किया है. ठीक है. और जब इसको आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हो बेटा, तो यहां पर एक के पुट कर देता हूं मैं, जिसको मैं dp बाई dt कह रहा हूं, और इस के की वैल्यू हमें 1 मिलती है, जहां से मैं कह सकता हूं एफ एक्सटर्नल नेट इज इक्वल टू dp बाया dt. ठीक है. या फिर आप इसको डेल्टा पी अपॉन डी टी, डेल्टा टी या डी पी अपॉन डी टी से भी कर सकते हो. मतलब ऐसा भी है कि F बराबर डी पी बाया डी टी. ये न्यूटन का सेकंड लॉ है. आपसे कोई पूछे न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है, आपका होगा रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम. ठीक है ना. मोमेंटम किस रेट से चेंज हो रहा है, किस दर से चेंज हो रहा है, उसी को आप क्या बोलते हो? फोर्स. समझ में आ रहा है बात? उसी को आपने क्या बोला? फोर्स बोला है. ठीक है. इसी को हम आगे अगर लेके चले बेटा, देखो यहां से अगर मैं थोड़ा सा लिखूं एफ एक्सटर्नल नेट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम को क्या पी फाइनल माइनस पी इनिशियल लिख सकते हो? बोलो भाई. लिख सकते हैं भाई. क्या पी फाइनल एम वी फाइनल माइनस एम वी इनिशियल हो सकता है? अपॉन टी लिख देता हूँ इसे. एम कॉमन ले लेता हूँ, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन टी. ये क्या है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. बोलो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी क्या है? एक्सेलरेशन. तो यहां से मुझे एक फॉर्मूला मिला m इंटू ए, यानी एफ नेट एक्सटर्नल इज इक्वल टू एम ए. एफ नेट एक्सटर्नल इज इक्वल टू एम ए. ये न्यूटन सेकेंड लॉ का एक रिजल्ट है. अगर आपसे पूछे न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है, आप बोलो एफ इज इक्वल टू एम ए. तो एफ इज इक्वल टू एम ए न्यूटन सेकेंड लॉ नहीं है. न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम. रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ही आपका न्यूटन सेकंड लॉ, ये उसका रिजल्ट है. ध्यान रखेंगे. ठीक है. ये आपका एक्सेलरेशन है और ये आपका क्या है बेटा? मास है. ये आपका एक्सेलरेशन है, ये आपका मास है. ठीक है. बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यहां से ये तो मैंने इससे निकाला. अगर मैं इससे देखूं एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी से, तो ये भी आपका एक अच्छा चीज बताता है. तो एफ इज इक्वल टू डी, इसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हो एम वी अपॉन डी टी. ठीक है. तो यहाँ पे क्या होगा? ये तो एम डी वी बाई डी टी होगा, एम डी वी बाई डी टी होगा, प्लस वी डी एम बाई डी टी. तो ये भी एक आपकी क्वेश्चन आती है बनकर. इसका मतलब ये है यहाँ पर आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है और इस केस में आपका मास चेंज हो रहा है. तो कौन सा केस आपको ऐसा पता है जहां पर मास चेंज होता है? बोलो कौन सा केस ऐसा पता है जहां पर मास चेंज हो रहा है? कोई बॉडी मोशन में है और मास चेंज हो रहा है. बोलो. वेरी गुड, सही बात है. रॉकेट में. ठीक है ना. रॉकेट वगैरह में जैसे जैसे वो अपना फ्यूल बर्न करता है ना, तो उसका मास कम होता रहता है. जैसे जैसे फ्यूल बर्न करता है उसका मास कम होता रहता है. तो उस केस में आप है ना फोर्स का ये वाला फॉर्मूला काम में लोगे. उसका आप ये वाला फॉर्मूला काम में लोगे, क्योंकि उसमें कौन चेंज हो रहा है? किस में चेंज हो रहा है? टाइम के साथ मास में चेंज हो रहा है. तो रॉकेट रिपल्शन के फॉर्मूले में आप यानी रॉकेट रिपल्शन के जो भी क्वेश्चंस होंगे उसमें आप इसका यूज करोगे. तो जनरली इफ मास इज कांस्टेंट, अगर मास कांस्टेंट है तो डी एम अपॉन डी टी को क्या लिख दोगे? 0. तो मेरा फॉर्मूला अगेन क्या बन जाएगा? एम डी वी बाई डी टी. एम डी वी बाई डी टी. और डी वी बाई डी टी क्या होता है? ए होता है. तो यहां से भी आ जाता है निकल कर, यहां से भी ये निकल कर आ जाता है. बात समझ में आ रही है? ठीक है. तो इसी तरीके से आपको ये चीजें समझनी है. इस पेज पर जो भी चीजें लिखी हुई हैं, एफ नेट एक्सटर्नल, ध्यान रखना ये जो एफ इजिकल टू एम है, यहाँ पर जो फोर्स है वो एक्सटर्नल फोर्स है, इंटरनल फोर्स नहीं है. ध्यान रखना इंटरनल फोर्स नहीं है ये. यहाँ पर आपका सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स ही आएगा, इंटरनल फोर्स से कोई लेना देना नहीं है. ठीक है बेटा. बात समझ में आई? इसी तरीके से अब यूनिट ऑफ फोर्स आ जाता है. तो फोर्स की बेटा क्या यूनिट होती है? न्यूटन. ऐसा यूनिट क्या होती है बेटा फोर्स की? न्यूटन है. ठीक है ना. और सीजीएस में क्या यूनिट होती है? डायन. क्या यूनिट होती है? डाइन. तो 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? वेरी गुड. 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डायन. ठीक है. ये होती है आपकी यूनिट. ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स. अब एक आती है ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स.
तो ये भी एक आपकी इस तरीके से ऐसा यूनिट है। ग्रेविटेशन यूनिट ऑफ फोर्स इज किलोग्राम वेट है। अच्छा, इसको 1 न्यूटन को आप एक चीज और लिख सकते हो, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? ठीक है। इस तरीके से एक यूनिट और होती है केजी वेट, या बराबर होती है इसकी केजी फोर्स, केजी वेट या केजी फोर्स। और इसको आप ऐसे लिखते हो, केजी वेट को आप ऐसे करके लिख सकते हो इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केजी वेट को क्या लिख सकते हो? केजी इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। और ये बराबर ऐसे ही फोर्स को लिख सकते हो, इसको भी यही लिखोगे आप, केजी इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या होता है? न्यूटन। हो गया? नहीं हो गया? इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि 1 केजी वेट बराबर होगा 1 केजी फोर्स के, और ये बराबर होगा 9.8 या तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर 9.8 न्यूटन। क्या कहते हो? ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन में केजी वेट या केजी फोर्स से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको ये यूनिट भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, थर्ड लॉ। थर्ड लॉ की बात अभी करेंगे, पहले फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ को लपेट दें। अब जैसे ये आपका एक एक्सटी ग्राफ है, एक्सटी ग्राफ है ऑफ 5 केजी, इंपल्स बताना है, इंपल्स बताना है आपको, ठीक है। चलो 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है। चलो करते हैं। एक आपका एक्सटी ग्राफ दिया हुआ है और इससे आपको क्या बताना है बेटा? इंपल्स बताना है। कहां पर? t बराबर 2 सेकंड पर और t बराबर 5 सेकंड पर, यानी यहां पर बताना है और यहां पर बताना है, दो जगह आपको इंपल्स बताना है, मतलब चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम बताना है। तो कैसे बताओगे? कैसे बताओगे? कैसे बताओ? तो क्योंकि एक्सटी ग्राफ है तो स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ क्या देता है? पहले तो हमें पता होना चाहिए। आप कहोगे भैया स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ हमें क्या देता है? हमें वेलोसिटी देता है, हमें वेलोसिटी देता है। हमने कहा भाई ठीक है, तो हमें तो भैया क्या चाहिए? इंपल्स। इंपल्स और कुछ नहीं, चेंज इन मोमेंटम है। देखो ये सारी बातें करना खुद से पहले, मतलब एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल है। हमने कहा अच्छा ठीक बात। तो हमने कहा यार पहले इनिशियल मोमेंटम जो कि एम वी इनिशियल है, इसको कैसे लिखें? तो आपने कहा मास इनटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी है 2 पर कितनी होगी? ना ना ना, तो 2 पर वेलोसिटी नहीं निकाल सकते आप। मतलब आपको फिर कैसे लेनी पड़ेगी? मतलब आपसे कहा है कि 2 सेकंड पर मुझे चेंज इन मोमेंटम बताओ, क्योंकि यहां इससे जस्ट पहले क्या था, इसके जस्ट बाद क्या था। तो आपको क्या करना है? इनिशियल वेलोसिटी में क्या कहोगे आप? वेलोसिटी जस्ट बिफोर 2, वेलोसिटी जस्ट बिफोर 2 सेकेंड। ये तो क्या मिल जाएगी आपको? बोलो बेटा क्या मिल जाएगी आपको? इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। और पी फाइनल, एम वी फाइनल, इसको लिखोगे एम इंटू वेलोसिटी जस्ट आफ्टर 2 सेकेंड। 2 सेकेंड से जस्ट पहले की वेलोसिटी और 2 सेकेंड के जस्ट बाद की वेलोसिटी ले लो, ये आपकी फाइनल इनिशियल हो जाएगी। तो देखो मुझे बताओ जल्दी से फटाफट कि जस्ट पहले की वेलोसिटी कितनी होगी? तो ये जो स्लोप होगा क्योंकि कांस्टेंट है बेटा, ठीक है, तो जो भी आएगी, मतलब कैसे निकालोगे वेलोसिटी आप? 20/2 10। तो जस्ट बिफोर कितनी है? 10 है, क्योंकि यहां से यहां तक वेलोसिटी आपकी कितनी रही है? 10 रही है। ये क्या लिखा हुआ है? 20 क्यों लिखा हुआ है? 20 क्यों लिखा हुआ है? ठीक है, कुछ कुछ गड़बड़ दिख रही है इसमें, इसको छोड़ो अभी, ठीक है। तो यहां से यहां तक वेलोसिटी जस्ट कितनी है आपकी भैया? 10 है, ठीक है। और जस्ट आफ्टर कितनी हो जाएगी? इस जगह पर वेलोसिटी कितनी होगी? नहीं नहीं ठीक तो है यार, मैं क्या कर रहा हूँ यार? ठीक है ठीक है ठीक है यार, वो ठीक है, मैं कुछ अलग ही सोच रहा था। देखो फिर से देखो, फिर से देखो। मैंने कहा आपसे कि एम वी इनिशियल, एम वी इनिशियल क्या होगा? एम इंटू वेलोसिटी जस्ट बिफोर 2 सेकेंड, और एम वी फाइनल का मतलब फाइनल वेलोसिटी कैसे लोगे? जस्ट आफ्टर 2 सेकेंड, ठीक है। तो मैंने कहा वेलोसिटी जस्ट बिफोर, तो इनिशियल वेलोसिटी मैं क्या कहूंगा? जस्ट बिफोर। यहां से यहां तक वेलोसिटी कैसी रहेगी आपकी बेटा? सेम रहेगी। तो वेलोसिटी निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी स्लोप ले लिया मैंने। इसका कितना आया बेटा? 10 मीटर पर सेकंड। तो ये जस्ट बिफोर हो गई। और जस्ट आफ्टर यहां पर वेलोसिटी कितनी है? बोला बेटो 0, क्योंकि ये स्लोप 0 है, स्लोप आपका 0 है। मेरे दिमाग में थोड़ी देर के लिए वीटी ग्राफ आ गया था,
ठीक है, तो एम वी इनिशियल कितने हैं आपके पास 10 और एम वी फाइनल कितनी है आपके पास 0, तो मेरे पास चेंज इन मोमेंटम बेटा कितना आ जाएगा एम, बोलो बताओ फाइनली 0 माइनस 10, और एम कितना है आपका 5, 5 इंटू माइनस 10 माइनस 50, ठीक है, जो भी यूनिट है आप इसको लिख दो। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। इसी तरीके से आपको निकालना है वेलोसिटी, वो चेंज इन मोमेंटम या इंपल्स निकालना है कहां पर 5 पर, तो इनिशियल क्या होगी, यानी पहले ऐसे बोलो इनिशियल किसको बोलोगे, जस्ट और जस्ट आफ्टर 5 सेकेंड, ठीक है, तो इसको आप निकाल के अभी बताएंगे।